नमस्कार मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, एनके हिंदी क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही थी वर्ण की। वर्ण विचार के बारे में हमने पहली क्लास में कुछ पढ़ा था। वर्ण की परिभाषा, वर्ण के भेदों में जो दो भेद थे, स्वर और व्यंजन, उनमें स्वर की परिभाषा, स्वर कितने होते हैं और स्वर के भेद चल रहे थे। आज की क्लास जो है उसके आगे शुरू करते हैं। हमने पहले वाली जो क्लास है उसमें मात्रा काल के अनुसार यानी कालमान के अनुसार स्वर के 3 भेद किए थे। 3 भेद कौन कौन से थे? एक तो है ह्रस्व स्वर, इसे लघु स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 थी। ए, छोटा ई, छोटा ऊ और री ऋषि वाला, ये ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहलाते हैं। दूसरा जो भेद था वो दीर्घ, या दूसरा नाम है इसका गुरु। इनकी संख्या 7 थी। ह्रस्व स्वर के बाद में 4 के अलावा जो बचे हैं वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? दीर्घ या गुरु में आ जाएंगे। इनको संधि स्वर भी कहा जाता है। वैसे मूल रूप से देखा जाए तो संधि स्वर कितने थे? 4 थे। तीसरा जो भेद था वो किया था प्लुत नाम से। ये अपने हिंदी में नहीं चलता, संस्कृत में चलता है। इनकी संख्या कितनी थी? 8 थी। इसमें आपका छोटा ई, छोटा ऊ और री ऋषि वाले को छोड़कर सारे के सारे स्वर जो है वो क्या कहलाते हैं? प्लुत कहलाते हैं। इतना आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे क्लास शुरू करते हैं, तो क्लास को अंत तक देखना, अच्छी तरह से समझना, और इस क्लास को लेने के बाद में आपके स्वर से संबंधित जो भी प्रश्न है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो अब शुरू करते हैं आगे उच्चारण के आधार पर। इस आधार पर स्वर के 2 भेद किए जाते हैं। यानी स्वर कितने प्रकार के माने जाते हैं? 2 प्रकार के माने जाते हैं। पहला है अनुनासिक स्वर। परिभाषा देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलती है, यानी दोनों से निकलती है। प्राणवायु जो है, जब इनका उच्चारण करते हैं तो प्राणवायु जो है, श्वास वायु जो है, वह मुख और नाक दोनों से बाहर निकलती है। तो स्वर कौन से कहलाते हैं? अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। इनको चंद्र बिंदु लगाकर लिखा जाता है। यानी अनुनासिक स्वर जो है उनको लिखते समय उन अक्षरों के ऊपर क्या लगा देते हैं? चंद्र बिंदु लगा देते हैं। जैसे अ है, आ है, इनके ऊपर अगर चंद्र बिंदु लगा दी जाए तो ये क्या बन जाएंगे? अनुनासिक स्वर बन जाएंगे। और जिनके ऊपर एक मात्रा ऐसे होती है, एक ही मात्रा, वहाँ अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। वहाँ चंद्र बिंदु नहीं लगा जाती, वहाँ चंद्र बिंदु की जगह अनुस्वार लगता है। आपके ये कितने हो गए अनुनासिक स्वर? 11 हो गए। जो स्वर है उनके सभी के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दी जाए तो वो क्या बन जाते हैं? अनुनासिक स्वर बन जाते हैं। बहुत ही सरल है ये भेद। आप देखिए दूसरा भेद, निर्नुनासिक या अनुनासिक स्वर। उसका विपरीत है पहले वाले का। जिन स्वरों के उच्चारण में वायु केवल मुख से ही, पहले वाले में क्या था? निर्नुनासिक में तो केवल मुख से निकलती है, और आपका जो अनुनासिक था उसमें मुख और नाक दोनों से निकलती है। ए, आ, ई, जो आपके सभी 11 स्वर है वो क्या होते हैं? निर्नुनासिक होते हैं। और अगर इन्हीं स्वरों के ऊपर क्या लगा दी जाए? चंद्र बिंदु लगा दी जाए तो ये क्या बन जाएंगे? अनुनासिक बन
जाएंगे। आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण भेद आ रहा है इनका। ओष्ठ की गोलाई के आधार पर, यानी अपने जो होठ है वो किस प्रकार से हो रहे हैं, गोल हो रहे हैं या दूसरी आकृति में आ रहे हैं, उस आधार पर इनके भेद किए जाते हैं। और भेद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। यानी होठ की गोलाई के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला है वृत्ताकार, या इसे वृत्तमुखी भी कहा जाता है। ये कैसा होता है? वृत्त प्लस आकार, यानी वृत्त यानी गोल। तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठ जो है किस आकार में आ जाते हैं? गोल आकार आकृति में आ जाते हैं, वो वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, आपका ऊ, दीर्घ ऊ, ओ, औ। कितने हो गए? 4। अब देखिए इनका जब उच्चारण करते हैं तो जैसे ऊ, ऊ, ओ, औ, यानी होठ जो है वो क्या हो रहे हैं? गोल आकृति में हो रहे हैं। तो ये चारों क्या कहलाते हैं? वृत्ताकार कहलाते हैं। अगर पूछा जाए कि वृत्ताकार स्वर कितने होते हैं, तो वृत्ताकार स्वर आपके कितने हो गए? 4 हो गए। अब एक स्वर और बताता हूं मैं आपको, वो कौन सा है? आ। ये चंद्र बिंदु नहीं है इसके ऊपर। अगर इसके बारे में पूछा जाए कि ये जो है किस में आता है, तो ये भी किस में आएगा? वृत्ताकार में आएगा। आपके जैसे कॉलेज लिखते हैं तो को के ऊपर जो ये लगती है, इसका उच्चारण करते हैं तो भी होठ जो है वो किस में आते हैं? वृत्त की आकृति में, यानी गोलाकार आकृति में आते हैं। जैसे को, कॉलेज, तो ओ की मात्रा जो लगी है ये इसमें वृत्ताकार आता है। अब वैसे ये मूल रूप से अपना स्वर नहीं है, लेकिन क्या है, इसको ग्रहित स्वर माना गया है, विदेशी स्वर माना गया है, मेहमान स्वर भी कहते हैं इसको। तो पूछ लिया जाए कि मेहमान स्वर कौन सा है, तो आपका ये आ के ऊपर जो अर्धचंद्र बिंदु है, जिसके ऊपर बिंदु नहीं लगी हुई है, चंद्र लगा हुआ है, ये क्या है? आपका ग्रहित है, आगत है, मेहमान है, विदेशी स्वर है। तो इसका ध्यान रखना। और वैसे पूछा जाए कि वृत्ताकार स्वर कितने होते हैं, तो वृत्ताकार स्वर आपके कितने हो गए? 4 हो गए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। अब है दूसरा भेद इसका, अवृत्ताकार। ये इसका विपरीत हो गया। उसमें तो वृत्ताकार में क्या था? होठ जो है वो क्या हो रहे थे? गोल हो रहे थे। और अवृत्ताकार में क्या होगा? वो होठ जो है वो दूसरी आकृति में जाएंगे, गोल आकृति में नहीं जाएंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ जो है गोल न होकर, वृत्ताकार में तो गोल हो रहे थे, इसमें गोल न होकर किसी अन्य आकार में खुलते हैं, उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। ये बाकी के आपके हो गए सारे आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ए, आई, री। ये आपके 7 जो है वो अवृत्ताकार या अवर्तमुखी स्वर हो गए। तो बहुत ही सरल है। जिनका उच्चारण करते समय होठ जो है वो गोल हो रहे हैं,
तो वो वृत्ताकार हो गए। इनकी संख्या 4 है। आप इनका उच्चारण करके आसानी से इनकी पहचान कर सकते हो। ऊ, ऊ, ओ, औ, ये तो सारे वृत्ताकार है। इसमें होठ जो है वो क्या हो रहे हैं, गोल हो रहे हैं। और ए, आ, ई, ए, ऐ, री, ये जो है इसमें होठ अपने गोल नहीं हो रहे, तो ये सारे क्या हो गए, अवृत्ताकार हो गए। अब स्वर का जो भेद है वो जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर भी किया जाता है। तो जीभ की क्रियाशीलता, जीभ जो है वो कौन से भाग को क्रियाशील कर रही है, जीभ का कौन सा भाग क्रियाशील हो रहा है, उस आधार पर इसके 3 भेद किए जाते हैं। कितने भेद किए जाते हैं, 3 भेद किए जाते हैं। यानी जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला है अग्रस्वर, यानी इनका उच्चारण करते समय जीभ का जो आगे वाला भाग है वो स्पर्श करता है, यानी वो क्रियाशील होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा यानी जीभ के आगे का भाग सक्रिय रहता है, यानी आगे वाला भाग सक्रिय रहता है, क्रियाशील होता है, वो अग्रस्वर कहलाते हैं। ये आपके ई, ए, ऐ और आपका री जो है वो भी इसमें आता है। तो कितने स्वर हो गए अग्रभाग में, 5 स्वर हो गए। अग्र स्वर कितने हो गए, 5 हो गए। फिर आता है आपका मध्य भाग, यानी जीभ का बीच वाला जो भाग है वो सक्रिय रहता है, तो वो मध्य भाग कहलाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग सक्रिय रहता है वे मध्य स्वर कहलाते हैं। और मध्य स्वर कितने हैं आपके, केवल एक ही है। मध्य स्वर एक है, वो भी कौन सा, ए। अब है तीसरा पस्वर, यानी पीछे वाला स्वर। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर 3 भेद थे, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पस्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सक्रिय रहता है, न तो आगे वाला न बीच वाला, अंतिम जो भाग है यानी पीछे वाला जो भाग है वो सक्रिय रहता है, तो क्या कहलाते हैं, पच स्वर कहलाते हैं, पीछे वाले स्वर कहलाते हैं। ये आपके हो गए आ, ऊ, ओ, औ। और अगर आ जो है वो भी पूछा जाता है तो भी किस में आता है, वो आ के साथ आएगा, पच स्वर में आएगा। वैसे इनकी संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। लेकिन अगर ये ओ भी शामिल करते हैं तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। अगर प्रश्न पूछा जाता है पस स्वर कितने होते हैं तो आपका आंसर क्या होगा, 5 होगा। और अगर पूछा जाए कि ये ओ जो है ग्रहित स्वर जो है, आगत स्वर जो है, इसको किस में शामिल करेंगे, तो ये पस स्वर में शामिल होगा। तो 5 स्वर आपके क्या हो गए, अग्रस्वर हो गए। मध्य स्वर केवल क्या है, अ है। और बाकी के जो 5 स्वर है वो क्या हो गए, पक्ष हो गए, पच स्वर हो गए। अब ये देखिए, मुखाकृति के अनुसार मुख की जो आकृति है वो उसके आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। यानी तालु की जो स्थिति है, दंत आ गए, दंत के ऊपर मूर्धा आ गई, आपके मसूड़े आ गए, और मसूड़ों से आगे वाला जो भाग है कंठ तक का वो क्या कहलाता है, ये आपका कंठ आ गया, ये आपकी मूर्धा आ गई, ये दांत आ गए, आपके दंत आ गए। तो यहाँ का जो बीच का भाग है इसकी स्थिति के अनुसार, यानी जीभ जो है वो कहाँ स्पर्श कर रही है, क्या कर रही है, उसके आधार पर इसके 4 भेद किए जाते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। मुख की आकृति के अनुसार, यानी मुख खुलने के आधार पर, मुख जो है वो ज़्यादा खुल रहा है कम खुल रहा है, इस आधार पर इसके 4 भेद होते हैं। इसका दूसरा जो नाम दिया गया है वो क्या है, तालु की स्थिति।
तालु की स्थिति के अनुसार कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। मुखाकृति के अनुसार 4 भेद होते हैं। पहला है संवृत संवृत स्वर। पहला भेद कौन सा हो गया? संवृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुलता है, यानी मुख जो है वो कम खुलता है, वे क्या कहलाते हैं? वे संवृत स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 5 है। देखिए ई, ऊ, री। मुख जो है वो क्या हो रहा है? कम खुल रहा है। तो जहाँ पर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख जो है वो कम खुले, वो क्या कहलाते हैं? कौन से स्वर कहलाते हैं? संवृत स्वर कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 5 है। दूसरा भेद देखिए, अर्ध संवृत स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करने में मुख संवृत स्वरों से थोड़ा सा ज़्यादा खुले। संवृत स्वर में तो क्या था? बहुत ही कम खुल रहा था। और अर्ध संवृत स्वर में क्या होगा? संवृत स्वर से थोड़ा सा ज़्यादा मुख खुलेगा। यह है आपके ए, ओ। देखिए आप इनका उच्चारण करके इनको आसानी से पहचान सकते हैं। आप इनका उच्चारण कीजिए, अपने आप आपकी समझ में आ जाएगा। ये कितने हैं? 2 है। पांच आपके संवर्त स्वर हो गए, 2 आपके अर्ध संवर्त स्वर हो गए। तीसरा भेद देखिए, विवृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख अधिक खुलता है, यानी बहुत ज़्यादा खुलता है, वे स्वर विवृत स्वर कहलाते हैं। और इसमें केवल आपका क्या आता है? आ आता है। आ जो है वो विवृत स्वर है, ये अकेला है। विवृत स्वर की संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। तो आपकी कितने हो गए? संवर्त 5 हो गए, अर्ध संवर्त 2 हो गए 7, और विवृत कितने हो गए? 1। तो कुल मिला के कितने हो गए? 8 हो गए। बाकी के जो बचे आपके वो क्या हो गए? अर्धविवृत स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करने में मुख विवृत से कम, विवृत में तो सबसे ज़्यादा खुल रहा था, अर्ध संवर्त जो है उससे अधिक, यानी दोनों के बीच का जो होता है वो क्या कहलाता है? अर्धविवृत स्वर कहलाता है। और ये कौन कौन से हैं? ए, औ। इनकी संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। तो आपके संवर्त स्वर जो है वो कितने हो गए? 5 हो गए। अर्ध संवर्त स्वर जो है वो कितने हो गए? 2 हो गए। संवर्त स्वर आपके हो गए ई, ऊ और री, ये 5 हो गए। अर्ध संवर्त स्वर आपके ए, ओ 2 हो गए। और विवृत स्वर जो है वो आपका एक केवल आ था। उसके बाद में अर्धविवृत स्वर जो है वो कितने हो गए? 3 हो गए, ए, आई, औ। तो कुल मिला के कितने हो गए? 11 हो गए। ये आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इनका आप उच्चारण कीजिए, सही तरीके से आप उच्चारण कर रहे हो तो आपका ये जो भेद है ये आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब देखिए एक छोटा सा भेद और किया जाता है जाति के आधार पर। तो जाति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? सजाति यानी एक ही जाति के, इन्हें सवर्ण भी कहा जाता है। समान स्थान और प्रयत्न से उत्पन्न होने वाले जो स्वर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सवर्ण या सजातीय वर्ण कहलाते हैं। जैसे ए और आ जो है वो समान स्थान से उच्चारित होते हैं और इनका उच्चारण करने में प्रयत्न जो है वो समान रूप से होता है। ई, ऊ ये सारे के सारे क्या हो गए? सजातीय सवर्ण हो गए। दूसरा है विजातीय है या असवर्ण। जिन स्वरों के स्थान और प्रयत्न एक से नहीं होते हैं, यानी ऊपर वाले से विपरीत होते हैं। जातीय सजातीय जो है उनसे विपरीत होते हैं। देखिए ए और ई, अगर ये दोनों आते हैं तो किस में आ जाएंगे? असवर्ण में यानी विजातीय में आ जाएंगे।
ए का उच्चारण स्थान अलग हो गया और ई का उच्चारण स्थान अलग हो गया, इसलिए दोनों अगर आते हैं तो किस में आ जाएंगे, विजातीय में आ जाएंगे। और अगर ए आ गए तो उसमें सजातीय में आ जाएंगे। आप देखिए ए और ए, इनका उच्चारण स्थान एक सा है, देखने में भी एक से लगते हैं, लेकिन देखिए ए आई ओ औ इन संयुक्त स्वरों में परस्पर सवर्णता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अस्वर्ण स्वरों से उत्पन्न होते हैं। आपका ए और ऊ मिलकर ओ बनते हैं, तो ये ओ जो है किन से मिलकर बना है, ये विजातीय वर्णों से मिलकर बना है, इसलिए ये क्या हो गए, विजातीय हो गए। ध्यान रखना इन बातों का। अब बहुत ही महत्वपूर्ण भेद आ रहा है। ये भेद जो है अक्सर आपके परीक्षा में, कंपटीशन की जो एग्ज़ाम होती है उसमें इनमें से प्रश्न जब अवश्य पूछा जाता है। तो उच्चारण स्थान के आधार पर कि स्वर जो है उनका उच्चारण स्थान जो है वो कौन सा है, ये कहाँ से उच्चारित होते हैं, उस आधार पर इनके भेद देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको विशेष तौर से समझना है, याद करना है, इनको हमेशा ध्यान में रखना। कंपटीशन में यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। पहला है कंठ। उच्चारण स्थान कौन सा हो गया, कंठ। आपका ए और आ जो है वो कहाँ से उच्चारित होते हैं, कंठ से उच्चारित होते हैं, और ये स्वर क्या कहलाते हैं, कंठ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। आपका ई और दीर्घ ई जो है वो कहाँ से उच्चारित होते हैं, तालु से। कंठ से आगे वाला भाग जो है ये आपका कंठ आ गया, यहाँ से ये जो भाग है ये तालु कहलाता है। तो इनका उच्चारण जो है वो तालु से होता है, और इनको क्या कहा जाता है, तालव्य वर्ण स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या भी कितनी हो गई, 2 हो गई। अब देखिए री जो है उसका उच्चारण स्थान जो है तालु से आगे वाला जो भाग है मूर्धा कहलाता है, वहाँ से ही उच्चारित होता है, और ये मूर्धन्य स्वर कहलाता है। इनकी संख्या 1 है। ऊ और दीर्घ ऊ जो है वो होष्ठ से उच्चारित होते हैं। दंत आ गए, मूर्धा के बाद में दंत, और दंत के बाद में आपके होष्ठ आ गए, होठ आ गए, तो ये होठ से उच्चारित होते हैं, और ये ओष्ठ वर्ण या ओष्ठ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। अब देखिए 4 स्वर आपके और बच गए। इनमें से ए और ऐ जो है वो कंठ तालु से बोले जाते हैं। क्यों बोले जाते हैं, क्योंकि ये जो है 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं, और दोनों का उच्चारण स्थान जो है, जो 2 स्वर है उनका उच्चारण स्थान जो है वो क्या है, अलग अलग है। अब देखिए जैसे आपका ए है वह ए और ई मिलकर क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। अब इसमें ए जो है वो क्या है, कंठ से उच्चारित होता है, कंठ है, और ई जो है वो क्या हो गया आपका, तालु से उच्चारित होता है, तालव्य हो गया। तो इन दोनों से मिलकर ये बना है, इसलिए दोनों का मिला जुला रूप क्या हो गया, कंठ और तालु दोनों से उच्चारित होता है, और ये कंठ तालव्य स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। उसी प्रकार से ओ और औ जो है वो भी आपके 2 अलग अलग स्थानों से उच्चारित होने वाले जो स्वर है उनसे मिलकर बने होते हैं। ओ जो है आपका वो ए
और ऊ से मिलकर ओ बना है, तो ए जो है वो कंठ है, कंठ से उच्चारित होता है, और आपका ऊ जो है ओष्ठ से उच्चारित होता है। तो दोनों मिलकर क्या हो गए, कंठोष्ठ हो गए, कंठ प्लस ओष्ठ। और ये वर्ण क्या कहलाते हैं, कंठोष्ठ वर्ण या कंठोष्ठ स्वर कहलाते हैं। और इनकी संख्या भी कितनी है, 2 है। तो कुल मिला के कितने हो गए, 2 आपके कंठे स्वर हो गए, 2 तालव्य स्वर हो गए, एक आपका मूर्धन्य स्वर हो गया, 2 आपके ओष्ठे स्वर हो गए, 2 कंठ तालव्य स्वर हो गए, और 2 आपके कंठोष्ठे स्वर हो गए। कुल मिला के इनकी संख्या हो गई 11, आपके 11 स्वर आ गए। इतना समझ में आ गया, अच्छी तरह से समझ लेना। यहाँ से अवश्य प्रश्न पूछा जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भेद है इसका। अब आगे देखिए, आपके 2 और बच के अनुस्वार वाला अंग और विसर्ग वाला अ है। तो अनुस्वार और विसर्ग जो है इसका प्रयोग हम बारखड़ी लिखते समय ही करते हैं। लेकिन इनको स्वर न मानकर व्याकरण में अयोगवाही वर्ण माना जाता है। यानी न तो ये स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। तो क्या हो गए, नपुंसक हो गए। अगर प्रश्न पूछा जाता है नपुंसक वर्ण कौन से होते हैं, तो आपका अंग और अह जो है वो नपुंसक होता है। यानी न तो स्वर में गिना जाता है और न ही व्यंजन में गिना जाता है। ये क्या होते हैं, अयोगवाही यानी अयोगवाह वर्ण माने जाते हैं। अयोगवाह का मतलब क्या हो गया, अ प्लस योग प्लस वाही। यानी अ यानी नहीं, योग यानी जोड़, वाही यानी वाह यानी वहन करना। जोड़ नहीं है फिर भी इनको वहन किया जाता है। जैसे अ प्लस आपका विसर्ग, तो ये क्या हो गया, अह। उच्चारण इसका भी आ रहा है, और ये अ जो है ये केवल इसका वहन कर रहा है, इन दोनों का कोई जोड़ नहीं है। उच्चारण ये पहले वाला ही आ रहा है, अ का ही आ रहा है, लेकिन इसको वहन किया जा रहा है, इसलिए क्या कहलाते हैं, अयोगवाही वर्ण कहलाते हैं। इनके बारे में एक बात और देखिए, अंग और अह के बारे में, ये इनका उच्चारण जो है वो किसके समान होता है, व्यंजनों के समान इनके उच्चारण में भी स्वर की आवश्यकता होती है। बिना स्वर के इनका उच्चारण नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से व्यंजन जो है उनका उच्चारण करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, स्वरों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से अंग और अह जो है अयोगवाही जो वर्ण है उनका उच्चारण करने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अयोगवाह जो वर्ण है उनका उच्चारण करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो उनका उच्चारण करने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है। अब देखो व्यंजन और इनमें अंतर है। क्या अंतर है कि इनमें और दूसरे व्यंजनों में यह अंतर है कि स्वर इनके पहले लगता है। अंग और अह जो है स्वर इनके पहले लगता है, और जो व्यंजन होते हैं उनमें स्वर बाद में लगता है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, अ लिखा, अगर विसर्ग लगेगा तो यहाँ लगेगा, और ये स्वर जो है कहाँ लगा, पहले लगा, तो स्वर इनके पहले लिखा जाता है। और आपका जो व्यंजन है उसमें स्वर कहाँ लिखा जाएगा, बाद में लिखा, आपका जो व्यंजन है वो जब लिखते हैं तो उसमें ये स्वर जो है वो बाद में लिखा जाता है। इसमें पहले क्या आया, क आया है, और उसके बाद में अ आया है। लेकिन जो अयोगवाही वर्ण है उनमें अ जो है
वो पहले आया है और विसर्ग ये अयोगवाह जो है वो बाद में आया है। तो व्यंजन और जो अयोगवाह है इनमें यही अंतर है कि स्वर जो है वह अयोगवाह के पहले लगता है और व्यंजन जो है उनके बाद में लगता है। तो अब देखिए प्रश्न कैसे बनते हैं। निम्न में से दीर्घ ई वर्ण का सही वर्गीकरण का चयन कीजिए, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। और कठिन से कठिन प्रश्न यही होता है, इससे कठिन प्रश्न कोई बनता ही नहीं है। तो पहले ई का वर्गीकरण देख लेते हैं, उसके बाद में इसको हल करेंगे। ई जो है वो क्या है, एक तो दीर्घ स्वर है, दूसरा है अवृत्ताकार है, तीसरा है अग्रस्वर है, एक आपका दीर्घ ई जो है वो समृद्ध स्वर है, एक आपका दीर्घ जो ई है वो तालव्य है, बाकी सारे स्वर घोष और अल्प प्राण होते हैं। तो अब इस प्रश्न को हल करते हैं। पहला है कंठ, तो इससे ही ये आपका विकल्प जो है वो क्या हो गया, गलत हो गया। ई जो है वो कंठ तो होता ही नहीं है, बाकी के आगे इसको देखने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी देख लेते हैं, घोष तो होता है, अल्प प्राण भी होता है, अर्धविवृत नहीं होता है। तो ये दो जो है ये इसमें गलत दिए हुए हैं, इस वजह से ये ऑप्शन आपका विकल्प जो है वो गलत हो गया। दूसरा विकल्प देखिए तालव्य, तो ई जो है वो क्या होता है, तालव्य भी होता है, लेकिन अघोष नहीं होता है। तो ये विकल्प भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। बाकी अल्प प्राण भी होता है और संवृत भी होता है, लेकिन अघोष नहीं होता है। तीसरा विकल्प देखिए कंठ तालव्य, इसको देखते ही यहाँ से क्या हो गया, गलत हो गया। ये तो क्या है, तालव्य ही है केवल, कंठ तालव्य नहीं है। ये अघोष भी नहीं है, महाप्राण भी नहीं है। तो आपका ये पश भी नहीं है। तो ये चारों ही ऑप्शन क्या हो गए, इसमें गलत हो गए। अपने को तो कौन सा सही निकालना है, जिसमें सारे जो विकल्प है, सारे जो वर्गीकरण दिए हुए हैं वो सही हो, वही विकल्प अपना सही होगा। अब चौथा देखिए संवृत, ये भी सही है, घोष भी होता है, अल्प प्राण भी है, और क्या है ये, अग्रस्वर भी है। यानी इसमें चारों जो वर्गीकरण दिए हुए हैं वो क्या है, सही है। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा सही, संवृत। ये चौथा विकल्प जो है वो आपका सही हो जाएगा। इससे कठिन प्रश्न इनके वर्गीकरण में नहीं पूछा जाएगा, यानी वर्ण का इतना इससे कठिन प्रश्न कोई बनता ही नहीं है। इसी तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो प्रश्न में अगर पूरा आपका सही पढ़ा हुआ उच्चारण सही तरीके से आप कर रहे हो तो आपका ये विकल्प सही हो जाएगा, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो स्वर जो है उसकी क्लास यहीं समाप्त होती है। स्वर की परिभाषा, स्वर कितने होते हैं, स्वर के भेद किस आधार पर किए जाते हैं, कितने प्रकार के भेद होते हैं, वो हमने इस क्लास में पढ़े हैं और अच्छी तरह से आपके समझ में आया होगा। और जितना आपने इस क्लास में पढ़ा है
उससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। यानी कठिन से कठिन जो प्रश्न है वो ऐसा ही बनता है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी आज की जो क्लास है वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसके बारे में कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप ज़रूर बताइए। और अगली जो क्लास होगी वो व्यंजन की होगी। व्यंजन किसे कहते हैं, कितने होते हैं, व्यंजनों का जो वर्गीकरण है, भेद जो है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मिलते हैं।